वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं एमपी वर्ग 3 की प्रिपरेशन और आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं हमने बायोलॉजी के 2 पार्ट ले चुके हैं। आज हमारा बायोलॉजी का 3rd पार्ट होने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन आगे से बढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से आगे करेंगे। मैं अपनी क्लासेस में कोई भी इधर उधर की बात नहीं करती, डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि जिससे आपका टाइम खराब ना हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइलाइटर ले लेते हैं आपके लिए हमेशा की तरह। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो ग्लूकोज की वजह से, प्लाज्मा की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से या फिर लोह तत्व की वजह से? देखो इसमें ना 2 लॉजिक है। होता तो वो मानव शरीर में जो लाल रंग है ना वो लोहे की वजह से है, लेकिन वो लोहा किस में पाया जाता है? वो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, इसलिए इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा क्लास में। हीमोग्लोबिन एक लोहयुक्त प्रोटीन है। कैसी है वो? लोहयुक्त प्रोटीन है जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है? शरीर के जो अदर ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इसके लोहे तत्व की वजह से कैसा ये दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ये ट्रिक है। चलिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? अगर पुरुष की बात की जाए तो उसमें 14 से 18 होती है, जबकि महिला की बात की जाए तो उसमें 12 से लेकर 16 ग्राम तक होती है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। आरबीसी का जीवन काल कितना है? लाइफ कितनी है इनकी? तो 120 दिन। 120 दिन बाद खुद चली जाती है। खून की कमी को क्या कहते हैं? अगर किसी में खून की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारी पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर पूरी की पूरी सीरीज़ दे दूंगी, आप उसमें जाके क्लासेस देख सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जिससे आपको नए नए अपडेट्स, नई नई क्लासेस की नॉलेज मिलती रहे। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में इस चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर की रोगों से रक्षा करता है? तो रक्त है, जो खून है या ब्लड कह लें, उसका ऐसा कौन सा घटक है जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो? तो कौन करता है? तो वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। वाइट ब्लड सेल्स हमें जो शरीर में बीमारी होती है उनसे बचाती है, जिसे WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को रोग प्रतिरोधक कार्य करने वाला कहते हैं, रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं। ये शरीर में एंटीजेंस के विरोध एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। किसके लिए? एंटीजेंस के लिए, और रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। वाइट ब्लड सेल्स मतलब ये वॉरियर्स हैं। किसके वॉरियर्स हैं? तो डिजीज से लड़ने वाले। WBC का दिन कितना होता है? RBC का पढ़ा था अभी अपन ने, 120 दिन। WBC का कितना होता है? तो 12 से 20 दिन। WBC कहाँ बनती है? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। WBC का प्रकार क्या है? तो ये न्यूट्रोफिल होती है और लीफोसाइट होती है। प्लेटलेट का कार्य क्या है? तो ये रक्त का धक्का बनाने में हेल्पफुल रहती हैं। जो प्लेटलेट होती हैं वो उनका कार्य क्या है? ये रक्त का धक्का बनाती है। खून में सबसे अधिक क्या होता है? तो खून में सबसे अधिक प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55% के लगभग। ये साइन मतलब लगभग। आई होप आपको समझ आ रही होंगी क्लासेस। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पुश कर करके वीडियोस को लेते जाना।
तो कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे थे, पीडीएफ में नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझा रही हूँ। आई होप ले लिया होगा, वीडियो को पुश कर करके ले लेना स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेट्स का मुख्य कार्य है कि रक्त का धक्का बनाना, जो ब्लड है उसका धक्का बनाना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करना। प्लेट्स रक्त की धक्केबंदी मतलब क्लॉटिंग में सहायक होता है। या शरीर कट जाए तो प्लेट्स सक्रिय होकर घाव को भरने में लग जाती हैं। तो घाव भरने में कौन हेल्पफुल रहता है? तो प्लेट्स। जैसे आपके चोट आई, आपने देखा होगा उस चोट को जल्दी जल्दी उस पर ना ब्लड का एक धब्बा सा जम जाता है, तो वो इसी वजह से लगता है। और उससे क्या होता है, कोई जैसे बैक्टीरिया है कुछ, वो आपके शरीर को हार्मफुल ना करे। प्लेट पट्टे खून को रोकने का काम। प्लेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 से 4 लाख की समथिंग होती है। ठीक है, इससे कम हो जाती है तो आपका बॉडी वीकनेस में चली जाती है। प्लेट्स की उम्र कितनी होती है? तो 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है, उनकी जगह पे दूसरी आ जाती है, फिर वो उनमें से कुछ ख़त्म हो जाती है, फिर वो और आ जाती हैं। प्लेट्स कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। हीमोफीलिया क्या है? तो धक्का ना बनने की बीमारी। अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी धक्का नहीं बना पा रही है, और अगर उसके कहीं चोट लगेगी तो खून बहता चला जाएगा। प्लेट्स की कमी किस रोग में? तो प्लेट्स की अगर कमी होगी तो वो किस रोग की वजह से होती है? तो वो डेंगू की वजह से हो जाती है। अगर डेंगू हो जाता है तो प्लेट्स की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मतलब कि उसमें कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? तो आपको पता होगा 4 कक्ष होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो 2 तो राइट होते हैं, ऊपरी होते हैं, 2 निचले होते हैं। तो एक तो राइट में होता है ऊपर, और एक लेफ्ट में होता है, और एक नीचे राइट में होता है, एक नीचे लेफ्ट में होता है। जिसको ऊपर वाले को बोलते हैं एडिट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए। ले लिया होगा ये। जैसे ही मेरे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, तो मैं आपको इन PYQs की PDF भी देना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो हृदय है ना, वो किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो कार्डिक मसल से। तो कौन सी मांसपेशियों से बना है? कार्डिक मसल से। सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की है? तो किस कक्ष की है सबसे मोटी दीवार? तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स मतलब निचले वाले की। ठीक है। हृदय का जो वाल्व होता है वो क्या करता है? तो रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है। अगर रक्त अपोजिट दिशा में बहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो एक ही दिशा में बहने का कार्य करता है। कौन? हृदय का वाल्व। हृदय की गति कौन नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? ऐसी नोट, जो नेचुरल पेस मेकर होता है, जो अपनी बॉडी में एक पेस मेकर होता है, वो हृदय की गति को डिसाइड करता है। किसी का पेस मेकर खराब हो जाता है तो वो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी डलवा लेती हैं, लेकिन उसकी एज रहती है आई थिंक 10 ईयर्स। अगर अच्छी क्वालिटी का पेस मेकर आप डलवाते हैं तो उसकी क्वालिटी 10 ईयर्स तक रहती है। ठीक है। सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो 72 बार पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 44। अब चलते हैं 45 पे। हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष में पाया जाता है? तो हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है ना, शुद्ध वाला, वो कौन से कक्ष में रहता है? तो वो रहता है वाया अलिंद में। अलिंद का भी आपको बताया था, लेफ्ट एडिरम।
वायुलिंद फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? फेफड़ों से। यह रक्त फिर वायुनिलय में जाता है और वहाँ से पूरे शरीर में भेजा जाता है। लेफ्ट से लंग्स से आया और प्योर करके ब्लड को भेज दिया। दायां में कौन सा रक्त आता है? तो अशुद्ध। देखो लेफ्ट वाले में आ रहा था अपना प्योर और इसमें आ रहा है अशुद्ध। बायां निलय क्या करता है? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। फेफड़ों को रक्त ले जाने वाली धमनी, तो फेफड़े को रक्त मतलब फेफड़े से रक्त ले जाने वाली धमनियाँ कौन सी हैं? तो वो कौन सी धमनी है? तो प्लूमोनट्री। शुद्ध रक्त लाने वाली नस कौन सी होती है? तो प्लूमोनट्री। हृदय को रक्त कौन देता है? तो कोरोनरी धमनी। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु की आवक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक्सप्रेशन, इनहेलेशन। मम्मी हाँ सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में वायु की आवक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन, इनहेलेशन, परासरण या फिर निषेधन। तो क्या कहते हैं? इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। एक मिनट, इनहेलेशन कहते हैं। जब हम बाहर, अरे यार पूरा कैंसिल हो गया। एक मिनट में इसको अपलोड कर रही हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। जब हम बाहर की हवा को अंदर लेते हैं, कहाँ से? जब हम बाहर जो हवा चल रही है, जो एयर है, उसे अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो अकेले ऑक्सीजन नहीं लेते, पूरी की पूरी हवा को अंदर ले रहे हैं। तो जिस हवा को अपन अंदर लेते हैं तो उस हवा को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा खराब हो गया, पूरा सब इनहेलेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन अंदर आती है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के साथ में और भी गैसेस आती हैं, लेकिन अपने जो नाक में आपको बताए थे मस्क्यूज होते हैं, उसकी वजह से वो बाहर चली जाती है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। जब हवा बाहर जाती है मतलब अपन हवा जब सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, जब सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। इनहेल अंदर लेना, एक्सहेल बाहर छोड़ना। श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिकाओं में, सेल के अंदर। श्वसन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हवा का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो नासिका में। कहाँ पे होता है शुद्धिकरण? नासिका में। आपको भी मैंने बताया था, जैसे अपन ने एक पेन ले लो। जैसे अपन ने ये हवा चल रही है, ये अपन खड़े हैं, ठीक है, ये अपन खड़े हैं, ये हवा पे नाक से अंदर गई। अगर ये इस हवा में तो नाइट्रोजन भी है, सारी की सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। जब अपन ने ली हवा तो इसमें तो सारे के सारे अपने अंदर गए, लेकिन जो अपनी नासिका होती है, नाक के अंदर जो छिद्र होते हैं, वो क्या करती है? हवा को शुद्ध कर देती है। ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है, बाकी सबको बाहर छोड़ देती है। आपने देखा होगा जो घुप्ट सा जम जाता है वो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं। हवा को गर्म व नर्म, एक मिनट, हाँ, हवा को गर्म व नम कौन करता है? तो कौन करता है? तो वो शिलेम झिल्ली, अभी बताया था, म्यूकस मेम्ब्रेन्स करती है, जो कि नासिका के अंदर होती है। फेफड़े की थैली को क्या कहते हैं? तो एल्वोली। एल्वोली किसको कहते हैं? फेफड़े की थैली को कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 46 हो गए, 47। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो फेफड़े हैं उसके अंदर गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ब्रोंकस में होता है, ट्रेकिया में होता है। पेस्ट तो ब्रोंकस फेफड़े में होती ही नहीं है, ये किडनी में होती है। ट्रेकिया में होता है, एल्वियोली में होता है, या फिर डायफ्राम में होता है। तो किस में होता है? एल्वियोली में होता है। डायफ्राम किस में होती है? तो एल्वियोली फेफड़ों की छोटी छोटी थैली होती है। क्या होती है? छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस
गैस एक्सचेंज होता है। अपने शरीर के अंदर कार्बन पाया जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। छोटा ही लेना पड़ेगा। देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बन जाती है? CO2। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एल्वियोली की दीवार कैसी होती है? तो ये बहुत पतली होती है। कैसी होती है? बहुत पतली होती है। किसके लिए होती है? डिफ्यूजन के लिए। एल्वियोली में के किसके चारों ओर रक्त वाहिकाएं होती है? तो किसके चारों ओर रक्त वाहिकाएं होती है? तो केशिकाएं के अंदर, जो कैपिलर्स होती है ना, उनके अंदर होती हैं। एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? तो 30 करोड़, लगभग 30 करोड़। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो रक्त में जाती है। आपको पता होगा ऑक्सीजन रक्त में जाती है। शरीर में CO2 कैसे बाहर जाती है? तो वो सांस द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे क्योंकि मैं कराने से पहले इसको जूम इन जूम आउट करती हूँ, तब आप पुश करके भी ले सकती हैं। सामान्य मनुष्य प्रति मिनट औसतन कितनी बार सांस लेता है? सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी सांस ले लेता है? तो 12 से 16 बार। एक स्वस्थ वयस्क मतलब यंगर मानव 12 से 16 बार प्रति मिनट सांस लेता है। यह दर रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। टीनेज स्टैटिन लेते हैं तो ये एवरेज बताया है। ठीक है, आपको कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। बच्चों की श्वसन दर कितनी होती है? तो 20 से 30 बार। आपने देखा होगा जितने छोटे बच्चे होते हैं वो उतनी ज़्यादा सांसें लेती हैं, वो करते रहते हैं ना। व्यायाम के समय श्वसन दर क्या होती है? तो जनरल सी बात है, जब अपन व्यायाम करेंगे तो थकेंगे, हापेंगे तो अपनी क्या होगी? सांस बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाती है। श्वसन दर किससे नियंत्रण होती है? तो मेडुला के द्वारा। मेडुला के द्वारा क्या जाता है? इसको नियंत्रण किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? तो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसकी कमी से होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से। श्वसन दर किस यंत्र से नापते हैं? तो स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से श्वसन दर को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब आप श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो अपन ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो CO2 बाहर निकलती है। कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है। ऑक्सीजन को किसकी मदद से जलाया जाता है? ग्लूकोज की, जिससे ऊर्जा प्लस CO2 प्लस जल बनती हैं, या CO2 फेफड़ों से बाहर निकलती है। अब आपको पता होगा जो अपना खाना वगैरह होता है ना, फूड, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ। जैसे जो फूड होता है ना, जो अपन खाते हैं फूड, उस फूड से ना प्रोटीन विटामिन को अलग किया जाता है और ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, जिससे आपके लिए एनर्जी बनती है। ठीक है, और ये एनर्जी CO2 के साथ में रिएक्शन करती है और प्लस जल किसके साथ में? H2O जानते हो, वाटर को बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन के साथ में। और फिर क्या होती है? फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। हाँ तो देखिए, सॉरी वो थोड़ा कॉल आ गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो CO2 की अधिकता से क्या होता है? दम घुटने लगता है। अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होने लगेगा? दम घुटने लगेगा। CO2 किसके द्वारा बाहर निकलती है? तो CO2 किसके द्वारा निकलती है? फेफड़े के द्वारा। जल और CO2 को मिलाकर क्या बनता है? तो जल और CO2 को मिलाकर बनता है H2CO3। कैसे बनता है? चलो ये भी देख लीजिए। मैं आपको पूरी की पूरी रिएक्शन बता देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैम सारे सब्जेक्ट्स आप कैसे करा रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास 12th तक मैथ्स था, फिर उसके बाद कॉमर्स था। तो देखो जल मतलब H2O प्लस CO2, इन दोनों ने मिला के क्या बनाया? H2CO3। कैसे बनाया? देखो H2 का H2, C कितना है? एक C ले लिया। ऑक्सीजन कितनी है? काउंटिंग करो।
1 ये है 2 ये रही, तो ऑक्सीजन कितनी 3 बन गया क्या H2CO3 एसिडिक नेचर। इस टाइप से रिएक्शन करी जाती है। जब मैं आपको केमिस्ट्री का टॉपिक्स कराऊंगी तो मैं आपको रिएक्शन भी अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल कर लो। CO2 मापने वाला उपकरण क्या है, तो CO2 को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो कैमनोग्राफ। कैमनोग्राफ CO2 को मापने वाला उपकरण है। ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय कैसे होता है, तो कैसे होता है, विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स कनेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो कौन सा है प्रमुख अंग, तो वो है फेफड़े। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो फेफड़े हैं, लंग्स। फेफड़े मतलब लंग्स श्वसन तंत्र के सबसे मुख्य अंग है। तो ये कैसा है, मुख्य अंग है। आपको एक नॉलेज की बात बता दूं जो इसमें तो नहीं लिखी है, मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। जो लंग्स होता है ना, फेफड़ा, अगर किसी के ना आप अच्छा ये लंग्स के लिए नहीं है, सॉरी लीवर के लिए मैं लंग्स बोल रही। जो लीवर होता है ना, जो लीवर होता है ना यकृत, अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट करवा लेता है तो वो अब लीवर तो सबके पास एक ही होता है, अगर वो किसी लीवर का आधा पार्ट ले लेता है और आधा पार्ट उस दूसरे व्यक्ति के पास में, तो कुछ टाइम बाद वो आधे से पूरा का पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लीवर को चेंज किया जा सकता है अगर सेम मिल जाते हैं तो, और आधे आधे पार्ट से वो खुद में ही पूरा लीवर बना लेता है। चलिए वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है, लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फेफड़े कितने होते हैं, तो दो होते हैं, बाएं ओर और दाईं ओर। दायां फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो 3, और बाएं में 2 होते हैं। फेफड़ों का आकार किससे नियंत्रित होता है, तो डायफ्राम के द्वारा। डायफ्राम जानते होंगे, जो आपके बॉडी में जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, उसे बोलते हैं। सांस लेने में जो पेट की साइड होता है, इस टाइप से जो कंकाल सा रहता है ना, ये बीच में इस टाइप से, उसको बोलते हैं डायफ्राम। सांस लेने में सहायक मांसपेशियां कौन कौन सी हैं, तो डायफ्राम होती हैं और इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। श्वसन तंत्र में कौन जोड़ता है, तो श्वसन तंत्र को कौन जोड़ता है, तो श्वास नली, ट्रैकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो कौन सा है वो, किडनी। ठीक है, उत्सर्जन अंग कौन सा है, किडनी है, क्योंकि ये यूरिया को बाहर निकालता है। स्किन तो है ही नहीं, स्किन से पसीना वगैरह निकलता है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं निकलता। लंग्स जो CO2 को निकालती है पर एक लिमिट, लीवर नहीं हो सकता। तो किडनी शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को निकालने का मुख्य कार्य करती है। रक्त को छानकर यूरिन को बनाती है, कौन, किडनी। ये किडनी का अपन याद कर सकते हैं। कचरा कौन निकालता है, तो किडनी। एक सामान्य मानव में कितनी किडनी होती है, 2, सभी में 2 ही होती है। किडनी किस संरचना में स्थित होती है, तो रेट्रो पेरिटोनल कैविटी। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जानते हो, छोटी छोटी इस टाइप से रहती है किडनी में। मूत्र कहाँ संचित होता है, तो मूत्राशय में। मूत्र का मार्ग क्या होता है, तो सबसे पहले किडनी में जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, फिर ब्लैडर में जाता है, फिर उसके बाद में यूथ्रेमाजा में जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। किडनी की मतलब वर्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो अभी आपको बताई थी नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किडनी की वह सूक्ष्म संरचना है जो रक्त को छानकर मूत्र बनाती है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं, ऐसे छोटी छोटी नेफ्रॉन होती हैं। ठीक है, एक किडनी में 10 लाख, 2 किडनी है तो कितने हो गए,
20 लाख के समथिंग नेफ्रॉन होती हैं। नेफ्रॉन का पहला भाग तो बाउमेंस कैप्सूल। रक्त छानने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो ग्लोमेरुल्स। पुनः अपशोषण कहाँ होता है? तो ट्यूबल्स में। मूत्र कहाँ जाकर एकत्र होता है? तो कलेक्टिंग डक्ट में। ग्लोमेरुलस में कौन सी रक्त वाहिका होती है? तो अफरेंट आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना फास्ट लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा स्लो और कर दूँ। अगर स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। किडनी से मूत्र किस नली द्वारा मूत्राशय तक जाता है? तो किसके द्वारा? तो यूरेटर के द्वारा जाता है। ठीक है, किडनी में बना मूत्र यूरेटर नामक नली द्वारा मूत्राशय मतलब ब्लैडर में पहुंचता है। हर किडनी में एक एक यूरेटर निकलती है। ठीक है, तो मूत्राशय मूत्र कब तक संचित रहता है? जब तक वो 400 से 600 ml तक ना हो जाए। इतने से ज़्यादा हो जाता है तो फिर मूत्र किस मार्ग से बाहर निकलता है? तो यूरेथ्रा से। मूत्र का सामान्य पीएच कितना होता है? लगभग 6। मूत्र पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से। मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं, जिसमें शरीर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल। इसमें नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, एक्सक्रीशन में कौन सी अंग होती है? तो किडनी होती है, स्किन होती है और लंग्स होती है। किडनी से तो आपको बता ही दिया, स्किन से आपको बता ही दिया कि जो पसीना वगैरह होता है वो अपने निकल जाती है, और लंग्स से आपको बता ही दिया जो गैस वगैरह होती है, CO2 होती है। त्वचा किस पदार्थ को निकालती है? लो आ गया पसीना को, जिसमें यूरिया भी होता है, सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। फेफड़े किसे निकालते हैं? तो CO2 को निकालते हैं। उत्सर्जन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ADH। ADH का कार्य क्या है? तो जल का पुनः अवशोषण बढ़ाना। आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, जिससे आप कम समय में ज़्यादा डाटा कवर कर पाओ। किडनी को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो ADH करता है। ADH इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि में से निकलती है। किडनी को निर्देश देता है कि वह अधिक पानी पुनः अवशोषित करे और मूत्र कम बनाए। ADH की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज। ADH कहाँ से निकलता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। मूत्र में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। ADH जल को कहाँ से अवशोषित करता है? तो कलेक्टिंग डक्ट से। ADH का कार्य कब बढ़ता है? जब शरीर में जल की कमी होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिन में 5 लीटर के समथिंग पानी पीना चाहिए। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 ऊपर 2 नीचे, तो राइट और लेफ्ट। आई थिंक ये रिपीट हो गया है। यह विभाजन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखने में मदद करता है। हृदय का सबसे मोटा भाग तो लेफ्ट वेंट्रिकल। रक्त शुद्ध करने वाली किडनी है, तो पंप करने वाला अंग हृदय है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। और पंप कौन करता है रक्त को? तो हृदय। क्या मछली के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं? नहीं, मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3। कौन कौन सी? आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी। ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी ध्वनि ले जाती है? तो वो कौन सी ले जाती है? पुलमोनरी वीन्स। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनियां ले जाती हैं? तो कौन सी ले जाती हैं? तो वो ले जाती है धमनी, जिसको आर्टरी बोलते हैं। आर्टरीज हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है। मेन आर्टरी आर्टो, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजती है। शुद्ध रक्त लाने वाली एकमात्र ध्वनि कौन सी है? धमनी कौन सी है? तो वो है प्लूमोनरी आर्टरी। अशुद्ध रक्त लाने वाली एकमात्र शिरा कौन सी है? तो अशुद्ध रक्त होता है ना, उसको कौन ले जाती है? शिरा। जबकि शुद्ध रक्त को ध्वनि ले जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? ध्वनि बोल जाती है बार बार। धमनी कौन सी है? तो ओल्टा।
धमनी में रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता है। शिराओं में कौन से वल्व होते हैं? तो एक दिशा वल्व होते हैं, वन वे, वन साइडेड वल्व होते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 में। कि रक्त पूरे शरीर में हृदय के पंप से घूमता है। मानव शरीर में कुल कितनी रक्त कोशिकाएं होती हैं? लगभग 5 लीटर। रक्त में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो 3। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। रक्त का द्रव भाग क्या होता है? प्लाज्मा। आपको याद होगा कोविड टाइम पे इस प्लाज्मा के बारे में भी डिस्कवर किया गया था कि इससे मेडिसिन बनाई गई थी, जो वैक्सीन थी वो बनाई गई थी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का आपको बताया था, कमेंट में बता देना। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को कौन सा अंग अलग करता है? तो कौन सा करता है? तो हृदय करता है, हार्ट। शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को दोनों ओर की कक्षों में अलग अलग ये रखता है। दाएं भाग में तो अशुद्ध रहता है और बाएं भाग में शुद्ध रहता है। और ये किन में रहता है? सिर्फ मानव जैसी प्राणियों में रहता है, जीवों में रहता है। शुद्ध रक्त कौन लाता है? तो आपको भी पढ़ा है हीमोग्लोबिन। अशुद्ध रक्त तो सुपेरियर, इंफीरियर और वेनक है। दिल की धड़कन सामान्य कितनी होती है? तो 72 बार पर मिनट। हृदय की दीवार कैसी होती है? तो पेशी होती है, मुस्कुलर। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होने की वजह से आपको रिवाइज हो रही हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो हृदय की गति को नियंत्रण करने वाला भाग है एसीएन, सीनो एट्रियल नोड। एसीएन जो नेचुरल क्या होता है? पेस मेकर होता है। यह हृदय की धड़कन की गति और ताल को नियंत्रित रखता है। और ये किस में होता है? राइट एट्रियम में होता है। आपको पता होगा जो आपका हार्ट होता है, बहुत से लोग कहते हैं लेफ्ट साइड है, बहुत से लोग कहते हैं राइट साइड है, बट हार्ट होता है बीच में, जिसकी थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। ठीक है। यदि सेन खराब हो जाए तो क्या होगा? कृत्रिम पेसमेकर लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा। अभी आपको बताया था, जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? लगभग 10 ईयर्स। अच्छी से अच्छी की। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय का पोषण कौन करता है? तो कोरोनरी आर्टरीज। एसीएन किस ऑडिटोरियम में होता है? तो राइट ऑडिटोरियम में। रक्तचाप मापने की इकाई क्या होती है? तो mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर को। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको एक बात बता दें, जहाँ सवाल सिर्फ परीक्षा के नहीं होंगे, यहाँ पे जो हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, जैसे परीक्षा के नहीं बल्कि आपकी नौकरी के हैं। हम उन्हें जीतेंगे समझ के साथ, रणनीति के साथ और 100% सिलेक्शन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला व विनीता मैम पर मिलेगा उसका फुल समाधान। ये हमारा चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आप लाइक भी कर देना, कमेंट में अपना फीडबैक दे देना और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में से शेयर भी कर देना। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़े से जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मीट यू नेक्स्ट वीडियो।